नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 22। रामस्वरूप जी सोचने लगे, हमारे आर्थिक हालात भी उच्च दर्जे की नहीं है कि मध्यम वर्ग से ऊपर उठकर कुछ कर सकें। अगर सरकारी क्वार्टर ना मिलती तो हमें भी आज तक कोई ना कोई किराए के मकान में रहने पड़ते। अब सभी के नसीब में बराबर के सुख थोड़े ही मिलती है। मेरे ससुराल वाले तो यही देखकर मुझे अपनी लड़की सौंपने को तैयार हो गए थे कि मेरे पास एक सरकारी क्वार्टर है। यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वर के पास सरकारी नौकरी है और सरकारी क्वार्टर भी है, चाहे वह कैसे भी क्यों ना हो। उस पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए सभी माता पिता अपनी बेटी की शादी करवाने को राजी हो जाते हैं, परंतु समय के साथ साथ लोगों की विचारों में परिवर्तन होनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई है। हमारे शादी को लगभग 40 वर्ष होने वाली है। दुनिया में बहुत से परिवर्तन हुई है, परंतु शादी ब्याह के मामले में हम लोग आज भी शायद वहीं पर हैं। पता नहीं बाकी लोग इस विषय में क्या सोचते होंगे। समय के साथ साथ हमारे समाज में बहुत से परिवर्तन हुई है। हमारे घर के बहू बेटियां पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करने को घर की दहलीज को पार करने में भी नहीं झिझकते, कांधे से कांधे मिलाकर समानता की बात करते हैं। मगर जब शादी ब्याह की बात आती है तो सभी माता पिता को खड़ा सोना चाहिए, बिल्कुल 24 कैरेट की, चाहे हमारी बिटिया कैसी भी क्यों ना हो। आज मैं भी उसी फहरिस्त में शामिल हूँ। कहने से मेरी कुछ भी अपमान नहीं होगी, मगर अंजलि के माँ को जरूर दुख होगी। रामस्वरूप जी अपने बेटी के साथ घर वापसी के पथ चलते हुए अपने ही मन में तरह तरह की विचार करने लगे। कहते हैं ना, अपने चादर की लंबाई के हिसाब से हमें पैर पसारना चाहिए। भला ही अंजलि पढ़ी लिखी है, एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती है, तो क्या हो गई है। केवल उसके पढ़े लिखे होने पर या कहें तो टीचर की नौकरी करने पर हम लोग यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि उसे ऐसा वर मिलेगा जो ऊंचे कद वाले कोई नौकरी करता हो तथा सरकारी नौकरी करता हो, साथ में अच्छा एस्टाब्लिश्ड हो, घर बार नौकर चाकर सभी कुछ हो, एकदम से वीआईपी लेवल की हो। मगर रुक्मणी तो ऐसे ही चाहती है। मगर उसे नहीं मालूम है कि हमारे आर्थिक हालात इतने नगण्य हैं कि हम लोग केवल आसमान के तारे छूने की कल्पना कर सकते हैं, मगर छू नहीं सकते। अगर अपने पुरखों के या तो कहें विरासत में किसी को कुछ नहीं मिला हो तो भला वह एक अकेला क्या कर सकता है। अब मुझे ही देखा जाए तो मेरे पास क्या है, कुछ भी तो नहीं। जो तनख्वाह मिलती है मुश्किल से परिवार चलती है। आधे दिन तो बिना शक्कर के ही चाय पीता हूँ, आधे दिन बिना मसाले की सब्जी बनती है। यह हमारी सरकारी नौकरी की सच्चाई है। रुक्मणी को साल में 2 जोड़ी कपड़े तक नहीं दे पाते, ना कि बेटी अंजलि को खास कोई कपड़ा दे सकते। एक सेट 60 पैंट में तो मुझे एक युग बिताने पड़ते हैं। कहने को तो मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, आज तक अपने से एक मकान तक भी नहीं बनवा सके। जो पुरखों के संपत्ति है वह भी ना के बराबर है। जो गांव में है, भाइयों में बंटवारा होने पर यही कोई 100 गज के बराबर जमीन मिल सकती है। ऐसे में मेरी खुद के क्या है। वही एक नौकरी है, वह भी 1-2 सालों में रिटायर हो जाऊंगा। तब यह सरकारी क्वार्टर को छोड़कर हमें और कहीं पर डेरा जमाने होंगे, मतलब कि कहीं और किराए पर मकान लेना होगा। हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि अपने लिए एक मकान बनाए या खरीदे। ऊपर से बेटी के ब्याह में कुछ तो दान दक्षिणा देनी होगी, जो हमारी परम कर्तव्य है। फिर हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि एक अच्छा सा एस्टाब्लिश्ड लड़का हमें अंजलि के लिए मिल जाएगी। ख्वाब तो सभी लोग देखते हैं, मगर कितनों के सच होती है। रामस्वरूप जी मन ही मन सोचने लगे, हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो कि शुरू से यही बात सोचते रहे कि अपनी बेटी की ऐसे वीआईपी कैटेगरी के लड़के से शादी कराऊंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। ऐसे में बहुत से एवरेज रिश्ते को ठुकरा देते। उन्हें तो अपने राजकुमारी के लिए एक राजकुमार की तलाश रहती है, परंतु जैसे जैसे बेटी की उम्र बढ़ती चली जाती है तब तब वह पागलों की भांति हो जाते कि कब कब उन्हें एक अच्छा सा रिश्ता मिले।
और आखिर में उन्हें किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वालों से ही संतुष्ट करने पड़ते हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। रुक्मणी के ममेरी बहन स्मृति के बेटी कल्याणी जो किसी प्राइवेट अस्पताल में नर्स की काम करती है, जिसके लिए बहुत से अच्छा रिश्ता आई थी, परंतु उन्हें ठुकराते गए और कहते रहे कि हमारी बेटी तो डॉक्टर है, हम तो अपनी बेटी की किसी बड़े डॉक्टर से शादी कराऊंगी, हमारी बेटी क्या किसी से कम है। आखिर में जब समय के साथ साथ उम्र बढ़ती चली गई तो स्कूल के टीचर भी नसीब नहीं हुआ। आखिर में एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करता चापरासी के साथ शादी करवा दी, जिसे 4-5 साल के बाद होमगार्ड में नौकरी मिली। वहीं जब किसी स्कूल के प्रिंसिपल कल्याणी से शादी का प्रस्ताव लेकर आया तो कल्याणी के घर वाले एक झटके में इनकार कर दिए थे। जो लड़का बाद में पीएचडी करते हुए आज किसी कॉलेज में प्रोफेसर है। पथ चलते चलते रामस्वरूप जी बड़ा ही सोच में पड़ गए और सोचने लगे, अगर सोचा जाए तो प्रकाश लड़का अच्छा है, अगर हमारी बेटी अंजलि की किस्मत साथ दिया तो कल को अच्छे अवस्था में हो सकती है। अंजलि एक टीचर है, अगर वह अपनी तरफ से नौकरी करती रही तो उसका खुद का तथा परिवार का आधा खर्च तो खुद ही उठा सकती है। शुरू में एक की आमदनी को बचाकर रख सकता है, फिर अपने आर्थिक परिस्थितियों को बदलने में कोई ठोस परेशानियां थोड़ी आएगी। एक बात और है कि विशेषकर जब जब लोगों के कंधों पर बोझ आती है तो अपने आप संभाल जाते हैं और पीछे से सहयोग करने वाले तो हम हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रकाश मेहनती और नेक दिल वाला लड़का है, जो आजकल के समय में मिलना मुश्किल है। ऐसे में हमें तो अपने बेटी के पसंद पर गर्व होना चाहिए। रुक्मणी देवी जो बड़े ही व्याकुलता के साथ दोनों के घर वापसी की इंतजार करती है, उनके घर पहुंचने पर व्याकुलता भरे लहजे में पूछने लगी, आप दोनों कहाँ गए थे? कहीं आप दोनों प्रकाश के घर में तो नहीं गए थे? आप दोनों के जाने के बाद मुझे शंका हुई कि आप दोनों जरूर वहां पर गए होंगे। आप लोगों को वहां पर जाना ठीक ठाक सा रहा कि नहीं? जवाब में रामस्वरूप जी बड़े ही संतुष्टि भरे लहजे में कहने लगे, अंजलि के माँ, सचमुच हम लोग प्रकाश के घर में गए थे, वहां पर हमें तो सब कुछ ठीक ठाक सा लगा। सचमुच वह लोग अच्छे हैं, मुझे तो बहुत पसंद आया और मैंने उनको अगले सप्ताह हमारे घर में आने को निमंत्रण भी देकर आए, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब अगले दिन वह लोग यहाँ आने पर ही आगे की बात होगी तथा किसी निष्कर्ष में पहुँच सकते हैं। जैसे जैसे दिन गुजारने लगा अंजलि भीतर से बहुत परेशान होती चली गई, मन ही मन बहुत व्याकुलता की शिकार होती रही और सोचती रही, काल को क्या होगा क्या पता। पिताजी थोड़ा खुश दिखाई दे रहे हैं, मगर जब तक दोनों पक्ष में बात पक्की ना हो जाती तब तक कुछ कहना मुश्किल है। हमें आने वाले दिनों की प्रतीक्षा करनी होगी। साथ ही मुझे कभी कभार प्रकाश से मिलने को भी जाना होगा, क्योंकि क्या पता अंदर ही अंदर वह नाराज हो गया हो या तो अभिमान कर बैठे। हो सकता है कि मुझसे मिलने को कभी ना आए। अब मैं अपनी विवशता को कैसे समझाऊं? अपने मन की पीड़ा किसी को कैसे समझाऊं? मेरी मन में जो तूफान चल रही है उसे मैं किसी को कैसे समझाऊं? हे ईश्वर, अब तो तुम ही एक ऐसा व्यक्ति हो जो मेरी उलझे हुए गीतों को सुलझा सकती हो। आज मैं एक ऐसी मझधार में फंसी हूँ जहाँ से केवल तुम ही निकाल सकती हो। मेरी प्यार की नैया को तुम इस मझधार से निकालने को मदद करो भगवान, मेरी प्रार्थना सुनो। बहुत से बातें सोचते हुए अंजलि के रात बीत जाती है, उसकी आंखों से नींद भी गायब हो जाती है। काफी रात तक उसे नींद नहीं आती, केवल अपने और प्रकाश के प्यार की कहानियों को लेकर सोचती रहती है और भगवान से प्रार्थना करती रहती है। रात को अपने बिस्तर पर कभी इधर तो कभी उधर करवटें लेती हुई रात निकल जाती है। अपनी व्याकुलता भरी मन को सांत्वना देने हेतु कोई उपाय भी तो अभी समझ में नहीं आ रही है। ऐसे में केवल भगवान से प्रार्थना ही एकमात्र संभल के रूप में है और व्याकुलता भरी मन में सोचती है, ऐसा करते हैं कि कल को एक बार स्कूल जाने से पहले नहीं तो स्कूल से छुट्टी होने के बाद ही प्रकाश के पास जाना होगा। नहीं, पहले उसके घर में जाऊंगी,
फिर उसे लेकर स्कूल को चलूंगी। उसे कहूंगी कि मुझे स्कूल तक छोड़ दें, यही सही होगी। पूरी रात किसी भी तरह कट गई कि अगले दिन सोमवार अंजलि जल्दी उठकर तैयार हो गई, जिसे देखकर माँ रुक्मणी देवी कहने लगी, बेटा अब इतना जल्दी क्यों तैयार हो रही है। अंजलि कुछ कहे बगैर चुपचाप रही और कुछ देर बाद कहने लगी, माँ मैं जल्दी में हूँ, स्कूल में कुछ ज्यादा काम है तो जल्दी जाना होगा। रुक्मणी देवी कुछ कहे बगैर चुपचाप रही और मन ही मन सोचने लगी, मैं तुम्हारी स्कूल की बात समझ गई हूँ, मगर इस समय कुछ कहना शायद उचित नहीं होगी। कोई बात नहीं, जा बेटा, अगर तुझे तसल्ली है तो जा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तेरा प्यार सदा आबाद रहे। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।